नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। खास मुलाकात में आज बात करेंगे कांग्रेस की एक ऐसी महिला नेत्री से जो कांग्रेस के लिए कमिटेड भी है और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में खास तौर पर कांग्रेस का किला भी मजबूत करने का काम कर रही है। मुलाकात कीजिए हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नूरी खान जी से। नूरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नूरी जी, साल 2023 की हम लोग बात करें, रण काफ़ी नज़दीक है, 2023 का युद्ध है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस तरीके से इस युद्ध को देखती है और क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, खासतौर पर विधानसभा 2023 के इलेक्शंस के लिए? देखिए, 2018 का जो चुनाव था, जनता ने अपना स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को दिया था और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को चुना था। वर्तमान सरकार अपने आप में ही एक असंवैधानिक सरकार है। ये जनता के वोट से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये विधायकों को खरीद कर बनी हुई सरकार है। तो 2023 में फिर से कांग्रेस आएगी, क्योंकि इन लोगों ने विधायकों को तो खरीद लिया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए। कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आती है और दूसरी लहर में लोग अपने परिजनों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो सरकार है ना, युवाओं को रोजगार दे पाई है, न महिलाओं को सुरक्षा दे पाई है, ना ही ये किसानों को उनका हक जो होना चाहिए था वो हक दे पाई है। तो ये सरकार अलोकतांत्रिक सरकार है जो जनता के दर्द को समझती ही नहीं है। चुनौतियां कांग्रेस के लिए नहीं है, चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जिसने इस पूरे प्रदेश को और देश को बर्बाद करके रख दिया है। नूरी जी, आने वाला वक्त अगर बात करें कांग्रेस के लिहाज से, युवाओं का वक्त है। खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि अब युवाओं के हाथ में कांग्रेस की बागडोर होगी। इन सबके बीच में आप युवाओं की भूमिका कांग्रेस में कैसे देखते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि युवाओं की जो ताकत है या फिर कांग्रेस की जो युवा विंग है, युवा कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, उसकी ताकत इतनी महसूस होती नहीं है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं युवाओं के ऊपर कांग्रेस किस तरीके से जो है वो युवाओं की भूमिका को आप तय करने जा रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? हालांकि इन सबके बीच में कमलनाथ, जो कि सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के, वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वे खुद कह चुके हैं कि अब मैं वो दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन आने वाला वक्त युवाओं का है। देखिए, बिल्कुल बहुत ही वाजिब सा सवाल है ये, क्योंकि जो देश की दिशा है वो बदलने की ताकत किसी में है तो युवाओं में है। और इस बात को सदियों से कांग्रेस ने समझा भी है। चाहे वो 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को वोट देने की भागीदारी सुनिश्चित करना राजीव गांधी जी ने किया था। वर्तमान में कमलनाथ जी बाल कांग्रेस भी लेकर आए हैं। यानी हम सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के बारे में ही नहीं सोच रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस देश का सही इतिहास पता हो, वो हम सोच रहे हैं। आज की जो जनरेशन है उसने पिछले 8-10 सालों में जिन सरकारों को देखा है, उन सरकारों ने रोजगार नहीं दिया, सिर्फ नफरतों भरे बयान दिए हैं। ये देश का इतिहास बदलकर युवाओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की बहुत महती भूमिका है। कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि इस देश में एकता और अखंडता को बनाए रखना है, इस देश के इतिहास को और सौहार्द को बनाए रखना है। ऐसे में युवाओं की बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन इस सरकार ने कहा था कि 2.5 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। पिछले कुछ सालों में आश्चर्य की बात है, यदि हम रोजगार कार्यालयों के दफ्तरों में जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सिर्फ 318 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। तो ये सरकार सिर्फ बातें करती हैं, झूठे वादे करती हैं, युवाओं को कमजोर कर दिया गया है। कभी कहते हैं चाय बनाओ, कभी कहते हैं पकोड़ा बनाओ, लेकिन आने वाला समय जो है वो युवाओं का है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोग घर घर नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से युवा मजबूत नहीं होगा तो वो अपने विचार भी किस तरीके से रखेगा, और उसकी जो मानसिक या मन स्थिति है उसे अगर हम रोजगार से भटका कर सिर्फ जातिवाद में समेट कर रख दें तो कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत बुरा होगा। मेरा सवाल कांग्रेस में युवाओं की भूमिका को लेकर था। आप किस तरीके से देखती हैं, जो लीडरशिप आ रही है, नए चेहरे आ रहे हैं, वो किस तरीके से कांग्रेस को और मजबूत करेंगे? देखिए, जो नए चेहरों की बात है तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के पर दी है। कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग आयोजित करके हमें जिम्मेदारी दी है कि हम मंडल और सेक्टर स्तर पर युवाओं को और महिलाओं को ले जाएं। हम पोलिंग बूथ तक युवाओं को पहुंचेंगे। एक पोलिंग बूथ और 5 यूथ की बात भी हो रही है। ऐसे में जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम बूथ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहां पहुंचकर
जो वर्तमान सरकार है उसने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को और देश को बर्बाद करके रखा हुआ है वो हम जनता तक पहुंचा सकें। तो युवाओं की भूमिका कांग्रेस में बहुत महती है और उन पर विश्वास करने का काम कमलनाथ जी ने किया है और उन्हें जिम्मेदारियां भी दी हैं। कांग्रेस की बात करें तो कहा जाता है कि संवादहीनता नजर आती है। कई दफ़ा हमने देखा है, अरुण यादव कहते हैं कि कहीं न कहीं नेताओं के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, या अजय सिंह राहुल की बात हम लोग करें, वे भी कहते हैं कहीं न कहीं कांग्रेस में समन्वय नेताओं के बीच में आपसी है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आता है। ऐसे में अगर हाल ही का हम लोग एक वाक़या देखें, कल ही राजधानी भोपाल की हम लोग बात करें तो एक तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ सीएम शिवराज जी से मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह धरना प्रदर्शन सीएम हाउस के बाहर मुलाकात के लिए समय मांगते हैं। तो ये कहीं आपको लगता है कि समन्वय की एक कमी है जो कांग्रेस को कमजोर भी करती है? देखिए, कांग्रेस में समन्वय की कमी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में पार्टी के भीतर एक लोकतंत्र है जहां अपनी राय रखी जा सकती है, और राय तभी रखी जा सकती है जब समन्वय स्थापित होता है और उस बात को समझ भी लिया जाता है। आपने अजय सिंह राहुल भैया का नाम लिया, आपने अरुण यादव जी का भी नाम लिया और कमलनाथ जी का भी नाम लिया। तो कमलनाथ जी पर सभी को विश्वास है और सभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। रही विषमता की बात, वो भाजपा में नजर आती है। तो इन सारी दिक्कतों का सामना भाजपा में जरूर है, कांग्रेस में तो आंतरिक लोकतंत्र है। अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, और जो एक रिश्ता कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के साथ रहा है वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं छूट सा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो बड़े नेताओं की, आरिफ अकील है, जो है वो मसूद साहब हैं, ये ऐसे जो नेता हैं, कहा जाता है कि ये आखिरी मुगल हैं कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक लीडरशिप के तौर पर अगर देखा जाए। किस तरीके से आप कांग्रेस में अल्पसंख्यकों की जगह को देखती हैं, और क्या लगता है कि वो जो रिश्ता है वो कायम है और आने वाले वक्त में उसे और मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, कुछ लोगों ने ये कोशिश ज़रूर की कि अल्पसंख्यकों का विश्वास कांग्रेस से हट जाए, लेकिन आज अल्पसंख्यकों को भी ये समझ में आ रहा है कि ये आज़ादी के 70 सालों का हिसाब मांगते हैं, पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने इस मुल्क में मुसलमानों को अमन और सुकून से और संवैधानिक अधिकारों के साथ रहने की आज़ादी दी है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कभी गाय के नाम पर एक मासूम मुसलमान को मार दिया जाता है। मदरसा आधुनिकीकरण के तहत जितनी भी योजनाएं हैं उनका पैसा मुसलमानों के और अल्पसंख्यकों के इदारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो वर्तमान सरकार है, अल्पसंख्यकों के प्रति उसकी नफरत दिखाई दे रही है, और अल्पसंख्यक सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और हमें वही अमन और सुकून दे। कभी ट्रिपल तलाक कानून बनाते हैं, कभी सीए और एनआरसी लाते हैं, कभी गाय के नाम पर किसान को मार देते हैं। ये सब अल्पसंख्यकों को नहीं चाहिए। और रही आरिफ अकील साहब की बात, तो कई बार के विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, थोड़ा उनकी तबीयत भी खराब चल रही है। आरिफ मसूद जी जो हैं वो भी कमलनाथ जी के से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और हम जैसी एक जो जनरेशन है वो भी कांग्रेस के साथ है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय ऐसी कांग्रेस की सरकार का होगा जो सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चल सके, और यही हमारी सोच है। एक अलग तरीके का सवाल भी है। ऐसा कहा जाता है कि नूरी खान बड़ी मूडी लीडर हैं, कोई भी मुद्दा उठाती हैं अचानक से मैदान में कूद पड़ती हैं। ये क्या राजनीति का आपका एक स्टाइल है, या फिर इसके पीछे की और कोई वजह है? देखिए, मैं मुद्दों पे लड़ती हूँ अपने दिल, दिमाग और शरीर से। मैंने सोचा कि उज्जैन से भोपाल तक पैदल चले जाऊं, 250 किलोमीटर की यात्रा थी, मैं पैदल 350 किलोमीटर चली गई। मैंने सोचा शिप्रा के लिए आंदोलन करना है, मैं बड़ी बेबाकी के साथ पानी की गहराई में उतर गई। जब मैंने जो सोचा है, जिन मुद्दों की लड़ाई की है मैंने, मुझे कई बार जेल जाना पड़ा। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मुझे मिलने दिया जाए, मुझे रोक दिया गया, मुझे जेल भेज दिया गया। मैंने कहा ऑक्सीजन दो, तो सुबह सुबह आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। हर थाने में मुझ पर एक 188 की धारा में केस दर्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि मैं जनता की आवाज़ उठा रही हूँ। ये मेरा तरीका है, और तरीका ये है कि हक की आवाज़ के लिए मैं डरती नहीं हूँ, चाहे जितने मुकदमे दर्ज हो जाएं, पर मैं काम करती रहूंगी। और नूरी खान अचानक इस्तीफा दे देती हैं सारे पदों से, और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं वो, शायद यही वजह रही, और अचानक फिर इस्तीफों के बाद में जो है वो एक नई जिम्मेदारी के साथ में सामने आती हैं, या इसके पीछे कोई महत्वाकांक्षा राजनीतिक तौर पर रही है नूरी खान की? देखिए, मुझे राजनीति में 22 साल हो चुके हैं। NSUI से सफ़र शुरू किया था, मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता रही हूँ 15 सालों से, AICC मेंबर भी हूँ, अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य भी रही हूँ,
और मुझे पद 18 तारीख को ही मिल गया था। इस्तीफा मैंने दिया था, मेरी कोई नाराज़गी थी और उसके बाद मुझे आश्वासन भी दिया गया कि नहीं, मुझे उस तरह की नाराज़गी नहीं रहेगी, कोशिश की जाएगी। मैंने पद हासिल करने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, मैंने अपनी एक जायज़ सी मांगों को जो मैं महसूस कर रही थी, जो मुझे घुटन हुई थी, उसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था। और कमलनाथ जी ऐसे नेता हैं जिन पर मुझे बहुत विश्वास है, उनकी एक आवाज़ पर मैंने इस्तीफा वापस लिया और फिर से मैं पार्टी के कार्य में जुट गई हूँ। रही महत्वाकांक्षा की बात, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे महत्वाकांक्षा ही होती तो मुझे इस लड़ाई में 22 साल नहीं लग जाते। मेरा सफ़र बहुत लंबा है, मैं बहुत आगे नहीं पहुंची हूं, लेकिन मेरा काम है, मैं काम करती रहूंगी। महत्वाकांक्षा अलग चीज़ है, हक की आवाज़ उठाना अलग चीज़ है। क्या एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं टकराव की बातें जो सामने आती हैं? देखिए, मेरा टकराव कभी किसी से नहीं रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ काम करती हूँ और काम पर ध्यान देती हूँ। कुछ चीज़ें थी जिससे मैंने पार्टी को अवगत करवाया और मेरी उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश भी की गई है और की भी जा रही है। जहाँ जहाँ मुझे कमी महसूस होगी, बेबाकी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। कहीं ना कहीं ऐसा वक्त जहाँ 1.5 साल चुनाव के लिए बचा हो, उस वक्त में मैं मैदान छोड़कर चले जा रही थी, ये भी मेरी गलती थी, उस चीज़ को भी मैंने महसूस किया और वापस लड़ाई जारी रखी। अब सब ठीक है? जो टकराव था, बीच में मनमुटाव था, वो अब कहीं ना कहीं कहा जाए कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी व्यक्तिगत टकराव से बड़ी चीज़ है कि ये जो असंवैधानिक सरकार है, इसको गिराना और मुद्दों की लड़ाई लड़ना, जनता के लिए लड़ना, तो मेरी निजी किसी भी चीज़ अपेक्षा से ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि मैं पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर फिलहाल 1.5 साल के लिए सरकार बनाने की लड़ाई में सहभागिता निभाऊं। आप जहां से राजनीति करती हैं, उज्जैन, चूंकि आपको महिला कांग्रेस ने एक जिम्मेदारी भी इस क्षेत्र की दी है, मालवा यहाँ पर इसे सत्ता का गढ़ भी कहा जाता है और साफ तौर पर संघ का भी यहाँ पर एक बड़ा दबदबा रहा है। ऐसे में कितनी चुनौती है और यहाँ पर कैसे नूरी खान अपने राजनीतिक सफ़र को और परवान चढ़ाएंगी? और एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है, अगर हम लोग पुराने दौर को देखें तो कांग्रेस का ऐसा कोई बड़ा लीडर खासतौर पर उज्जैन या इस क्षेत्र से आगे उतनी रफ्तार पकड़ नहीं पाया, उतना बड़ा कोई नाम, बड़े चेहरे सामने आए नहीं। ऐसे में ये राजनीतिक सफर कैसे आगे जारी रहेगा? और खासतौर पर ये संघ का एक बड़ा कहीं ना कहीं से गढ़ भी कहा जाता है। देखिए, उज्जैन महाकाल बाबा की पवित्र नगरी है, यहाँ मोक्षदायिनी शिप्रा है और यहाँ आरएसएस का गढ़ भी है। आरएसएस का गढ़ होने के बाद लगातार 15 साल से ज़्यादा, 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद भी आज आप देखिए क्या हालत है। बाबा महाकाल के दर्शन के नाम पर 1600 रुपये की फीस वसूल की जा रही है। अगर हमें जल अभिषेक करना हो हमारे हिंदू भाइयों को तो उन्हें 1000 रुपये जल अभिषेक के देने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल में दर्शन करना हो तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये तो इन लोगों के लिए शर्म की बात है कि गढ़ भी इनका है, सरकार भी इनकी है, श्रद्धालु भी इनके हैं, उसके बाद उन्हें अपने ही भगवान के दर्शन करने के लिए राशि देनी पड़ रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पिछले 20 सालों में शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर 650 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 500 करोड़ की राशि नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के लिए खर्च की गई। 2004 में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए और कुंभ 2016 में खान डाइवर्शन के नाम पर 100 करोड़ खर्च कर दिए गए। उसके बाद आप चलिए मेरे साथ, देखिए खान नाले सहित 16 गंदे नाले मोक्षदायिनी में मिल रहे हैं। तो जनता समझती है, जनता जानती है, जनता ने इन्हें मौका दिया, लेकिन ये तो धार्मिक मूल्यों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में चुनौती मेरे लिए नहीं है या किसी कांग्रेसी के लिए नहीं है, बल्कि अग्नि परीक्षा तो इन भारतीय जनता पार्टी वालों की है। मैं लगातार लड़ूंगी। इन्होंने कहा था कि कोरोना काल के बिजली के बिल माफ कर दिए गए, दुगना करके वसूल किए जा रहे हैं जनता से। कमलनाथ जी ने 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी थी, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप कोरोना काल में जो जनता बेरोजगार हो गई है उसी पर जुल्म कर रहे हैं। तो चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, शुद्धिकरण की बात हो, बाबा महाकाल की बात हो, ये ना तो धार्मिक मुद्दों के साथ न्याय कर रहे हैं, न सामाजिक मुद्दों के साथ न्याय कर रहे हैं, न किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं, न युवाओं को रोजगार और महिला सुरक्षा। नूरी जी, शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा आपने बहुत ताकत के साथ में उठाया है। आपने कहा भी कि अगर जो शिप्रा का जल का आचमन करेगा उसे आप 11,000 रुपये का इनाम भी देगी। बीजेपी भी इसको लेकर पलटवार कर रही है। कैसे आप इस मुद्दे को देख रही हैं? आपको लगता है कि शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर जो काम होना था वो हुआ नहीं है और जो आंदोलन आपने शुरू किया है वो इसी तरीके से निरंतर आगे जारी रहेगा? देखिए, जब नदियां बहती हैं तो परोपकार के लिए बहती हैं।
जब पानी देती हैं तो पूछती नहीं है कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सबको पानी देती हैं। ऐसे में जब शहर की एक मुस्लिम बेटी माँ शिप्रा के लिए लड़ रही है तो लोग कह रहे हैं कि अभिनय कर रही है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इस सर्द हवा में, इस ठंड के मौसम में 3 घंटे में पानी में खड़ी रही। मेरी निजी इच्छा के लिए मुझे इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी जान चली जाए, लेकिन शिप्रा का मुद्दा मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मैं शहर की बेटी हूँ, मेरी भावना है कि जिसे आप माँ कहते हैं उसके आंचल को अपवित्र मत कीजिए। और ये कहते हैं कि शुद्ध है, तो इनका ही प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि डी कैटेगरी का पानी है, जहरीला है, प्रदूषित हो चुका है। क्या मुख्यमंत्री जी या सांसद या मंत्री उसे पीकर दिखाएंगे? वो भी जहां से मैं भरकर ला कुछ नेताओं ने दावा किया है, कह रहे हैं कि मैं आमंत्रित कर नूरी खान जो है वो घाट पर पहुंचे और उनके सामने हम आचमन करेंगे। बीजेपी के नेता दावा भी कर रहे हैं। स्वागत है उनका, आइए। मैं चाहती हूं कि आप आएं और वो जल मैं खुद आपको अपने हाथों से पिलाऊं। मैं आमंत्रित करती हूं, स्वागत है। नूरी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाओं की भूमिका किस तरीके से मध्य प्रदेश में आप देख रही हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो ताकत के साथ में लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ में महिलाओं का जो है वो जुड़ाव और बढ़ा है? कैसे आप उनकी भूमिका को मध्य प्रदेश में खास तौर पर देखते हैं और राजनीतिक तौर पर कैसे महिलाएं कांग्रेस से जुड़ पाए, इसको लेकर किस तरीके से नूरी खान आगे कदम बढ़ा रही हैं? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बेटियों को मजबूत नहीं किया, बल्कि पूरे देश में एक उम्मीद बांध दी है। मैं अभी जब शिप्रा आंदोलन में घायल होकर अस्पताल गई तो मेरे पास नर्स बहनें आई। उन्होंने कहा कि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4,000 रुपये हमारी तनख्वाह है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ महिलाएं सामने आती हैं। मैं बस्तियों में जाती हूँ, वो कहती हैं मैं विधवा हूँ, मैं 60,000 का बिल कैसे भरूंगी बहन, वो हमारे साथ आती हैं। अगर हम पीड़ित महिला के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा के ही नेता हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं और ये इन्हीं की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। तो बेटियां, महिलाएं पूरे देश की और प्रदेश की सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में अगर ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए लाएं, मुफ्त में सिलेंडर देंगे और 1,000 रुपये में सिलेंडर कैसे भरेंगी महिलाएं? कि अगर महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ एक औरत को उसकी गृहस्थी चलाने में होती है। सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, अत्याचार बढ़ा हुआ है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। अगर महिलाएं नौकरी करने जा रही हैं, कोरोना काल में जिन नर्स बहनों ने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशा बहन कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, उन्हें तक सम्मान नहीं दे पाई ये सरकार। तो ऐसे में महिलाओं तक पहुंचना, उन्हें जोड़ना और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, ताकत के साथ लड़ेंगे। और आने वाली सरकार जो है, आधी आबादी कांग्रेस की सरकार चुनेगी और मुख्यमंत्री के रूप में फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। जाते जाते क्या मैसेज रहेगा मध्य प्रदेश की आवाम के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें कांग्रेस से भी हैं और चुनौती काफ़ी कठिन है। क्या संदेश, क्या खास पैगाम? कमलनाथ जी ने कहा है कि प्रियंका गांधी जी की तर्ज पर हम भी मध्य प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट देंगे। बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि राजनीति में, विधानसभा और लोकसभा में जब महिलाएं चुनकर जाएंगी तो क्राइम कम होगा, उन पर अत्याचार, जो उनका शोषण हो रहा है वो कम होगा। और जैसे महिलाएं घर अच्छे से चला सकती हैं बजट बनाकर, वो देश भी बेबाकी के साथ चला पाएंगी। यही संदेश है कि प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़े, किसानों पर अत्याचार न हो, महिलाएं सुरक्षित रहें और ये स्वच्छ राजनीति है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, ये कांग्रेस आने वाले समय में करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नूरी खान जी। तो ये थी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नूरी खान जी, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ में अपनी बात रखी है। शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा हो, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई हो, या फिर प्रियंका गांधी का नारा हो, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में वे महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किले को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और दावा है कि 2023 में कहीं न कहीं इसी मजबूती के साथ में कांग्रेस कमबैक करने में भी कामयाब होगी। और किस तरीके से अब जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए वक्त जो है चुनौतीपूर्ण वक्त है, उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर परफॉर्मेंस देती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन वे यहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं और इसी तरीके से अपनी लड़ाई भी लड़ती रहेंगी, ऐसा उन्होंने दावा भी किया है। कार्यक्रम खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल। नमस्कार।